Assalamu alaikum. My name is Anam Saeed and I recently qualified the CSS 2024. Okay, as far as environmental science is concerned, so this session of environmental science is about the super session, you can say the super session or the crash course of environmental science. So अभी क्या हो रहा है कि सब जो स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक कर रहे हैं, एमपीटी सर पे है आप लोगों के एंड बहुत कम टाइम रह गया है। अगर किसी का ऑप्शनल अभी तक कोई रहता है और वो एक सेफ साइड का ऑप्शन चूज करना चाहता है तो उसको चाहिए कि इन्वायरमेंटल साइंस को आप लोग आंखें बंद करके इसको चूज करें और बाकी का काम आप मुझ पे छोड़ दें इस सब्जेक्ट के हवाले से। सो इसका स्कोरिंग ट्रेंड अब तक बहुत अच्छा रहा है और आगे भी ये कभी हिट एज फार अभी तक हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि ये एक साइंस सब्जेक्ट है। तो साइंस बेस्ड जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपने साइंस बेस्ड चीजें लिखनी होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखनी होती हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करना होता है। इसमें कोई आपकी थेरीज नहीं होती कि वो आपको उस थेरी मतलब उसके ओपिनियन में वो थेरी ना हो तो वो उसको रिजेक्ट करे। सो इस सब्जेक्ट की एक खूबसूरती ये है। तो इसको अगर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट था कि हमने एनवायरमेंटल साइंस को चूज करना है कि नहीं और ये कितना स्कोरिंग है, बहुत से डाउट्स होंगे आप लोगों के, मल्टीपल आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्ट करें, जीपीपी ऑप्ट करें, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट करें। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मोर और लेस कभी ना कभी हिट होते रहे हैं। अगर आप पास्ट पेपर ये पास्ट डीएमसीज जो इनका एनालिसिस करें, 2025 की डीएमसीज का एनालिसिस करें, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता लग जाएंगी। अब मेरा जो स्कोर रहा CSS 2023 में भी 74 मेरे मार्क्स थे और जो CSS 2025 था, सॉरी 24, उसमें मेरे 75 स्कोर है इसमें। सो आप लोग इसमें 70 प्लस जो एक ऑप्शनल में स्कोर है वो बहुत सेफ स्कोर होता है आप लोगों की एलोकेशन के लिए भी। सो इसमें आप लोग इजीली इसको ऑप्ट कर सकते हैं। कोई ये मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। आगे हम देखते हैं फर्दर कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोगों की क्या, आप लोगों के डाउट्स हैं वो सब मैं क्लियर करूंगी। पहले मैं आपको सेशन का कुछ बता देती हूँ। इसमें आपके 30 प्लस टॉपिक्स इस सेशन के अंडर कवर होंगे और इतने ही टॉपिक्स हैं इसके, 8 चैप्टर्स हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। ये आपका 15 दिन में भी इजीली इसको आप कवर कर सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस को। अच्छा, इसमें आप लोगों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैंने 3 वीकली मॉक्स हैं। हम जो वीक में पढ़ेंगे उसका एक मॉक हो जाएगा, एक टेस्ट हो जाएगा और इससे आपकी टॉपिक वाइज भी तैयारी होगी। और जब आप लोगों का ये सेशन एंड होगा तो उसमें मैंने 2 ग्रैंड मॉक्स रखे हैं जो एफपीएससी के फुल पैटर्न पे होंगे 100 मार्क्स का। सो आप लोगों को किसी भी टेस्ट सेशन की फर्दर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी इसमें और पास्ट पेपर एनालिसिस इसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और बल्कि ऐसे होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे साथ साथ हम उसका पास्ट पेपर एनालिसिस करते जाएंगे, क्योंकि मैंने टॉपिक पढ़ाना है उसमें मैंने पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करना है और उसके ही पैटर्न पे मैंने स्लाइड्स अपनी अरेंज की हैं। ओके, जिनको नहीं पता अभी मैंने नहीं बताया, ये मेरा 3rd बैच है। मैंने बैच 1 इन्वायरमेंटल साइंस का करवाया है एंड बैच 2, तो दोनों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसमें कुछ बच्चों की बहुत अच्छी इसमें रही, उसका उनके टेस्ट बहुत अच्छे थे। तो एक सैम्पल टेस्ट मैं आज आपके साथ शेयर भी करूंगी उसमें। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर है और ये आप लोगों की क्लास टाइमिंग्स होंगी। ओके, ये सब चीजें मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं कि स्कोरिंग पोटेंशियल इसका 70 to 80 है अगर आप अच्छा पेपर लिख के आते हैं। इवन मैंने अभी कुछ डीएमसीज देखी जिसमें 81 82 भी स्कोर है। एक दो मेरी फ्रेंड्स थी उनका 81 82 भी है। सो आप लोग ने किस तरह इसको लेके चलना है, 75 प्लस आप लोग कैसे स्कोर करेंगे ये मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इस पोस्टर पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है और ये क्लास डेज एंड टाइमिंग ये भी मेंशन। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर तो इन्वायरमेंटल साइंस सिर्फ आप लोगों का ये सब साइड सब्जेक्ट नहीं है कि आप लोगों का कोई और इससे फायदा नहीं हो रहा या इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट नहीं है। सीएसएस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को यही मशवरा दिया जाता
है कि आप लोग ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करें हो ताकि आप लोगों पे जो ओवरऑल तैयारी है वो आप लोगों की आसान हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस का जो लिंक है वो आप लोग पाकिस्तान अफेयर का 2024 का पेपर उठा के देख लें, 2025 का पेपर उठा के देख लें। उन्होंने इन्वायरमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चन डाले। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्वेश्चन आया CSS 2024 पाकिस्तान अफेयर के पेपर में, एंड ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन आया CA 2024 में। आप एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, जीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। तो जीएसए में तो आप लोगों का पूरा एक ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जीएसए में तो पूरा इन्वायरमेंट का एक सेक्शन है आप लोगों का। ठीक है, देन ऐसे के हवाले से देखें तो आप ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग पे काफी आया हुआ है आउटलाइंस, पीएमएस हो या सीएसएस हो। ठीक है, फिर इसमें क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि अब दोबारा जब फ्लड्स आई हैं तो ये एक हॉट टॉपिक बन गया है, और इस पे आपके जो मेंटोर्स हैं ऐसे के वो इस पे आउटलाइन आप लोग दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी रेलिवेंस बाकी सब्जेक्ट के साथ है। अगर किसी ने ज्योग्राफी ऑप्ट किया है सीएसएस में, कुछ स्टूडेंट्स ज्योग्राफी भी ऑप्ट करते हैं, तो आप कह लेंगे 50% जो सिलेबस है इन्वायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी का ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले मेंशन कर दी कि आप लोगों के पास अगर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप लोगों ने मैट्रिक तक साइंस पढ़ी है, तब भी आप इन्वायरमेंटल साइंस इजीली चूज कर सकते हैं। ऐसे इसमें कंसेप्ट्स नहीं होंगे कि आप लोगों को समझना है। ठीक है, हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। अच्छा, पहला जो इसका चैप्टर है उसमें हम हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में कब बात होगी, कब इन्वायरमेंट को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाने लगा। कि जैसे हम अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास स्टेटमेंट्स आती हैं कि क्लाइमेट चेंज इज रियल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पहले क्लाइमेट चेंज पे इतनी बात नहीं की जाती थी, पहले क्लाइमेट चेंज हो भी रहा था तो वो इतना नॉन सिग्निफिकेंट था, उसके हवाले से कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी उस बात की। इन्वायरमेंटल साइंस का अगर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो डिग्री के हवाले से, तो वो कब हुआ, इस तरह की चीजें, फिर उसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस, ये हम इसमें इन्वायरमेंटल थॉट में पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, जितनी भी यूएनओ की बॉडीज बनी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, ये सारा हिस्ट्री में आता है, और ये बहुत इजी आप लोगों का इजी गोइंग चैप्टर है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं इसमें वो ना कि हिस्ट्री में कोई प्रॉपर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। अच्छा, अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये आप लोगों का देखें बहुत सी चीजों से लिंक करता है। अभी आप लोग करंट अफेयर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप लोगों से पूछते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई, या सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट, इस तरह से, या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताएं। तो ये जो आप लोगों का चैप्टर है यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये आप लोगों का ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से, नॉन सॉरी नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से, और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का मॉडल जो है वो क्या होता है, ये इस हवाले से आप लोगों के साथ इसमें बातें की जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का चैप्टर है। कुछ जो इन्वायरमेंटल साइंस में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप लोग सिर्फ वही प्रिपेयर कर लेंगे इन 8 चैप्टर्स में से, मैं 4 या 5 चैप्टर्स आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, आप लोगों के वो जो 4 क्वेश्चंस करने होते हैं वो इजी मैनेज हो जाएंगे उससे। देन हम आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर इन्वायरमेंटल साइंस की, कि इसका जो इन्वायरमेंट का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कैसे लिंक्ड है। जैसे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो इकोनॉमी कैसे इन्वायरमेंट को हेल्पफुल बना रही है, कैसे बेनिफिट कर रही है, या फिर इन्वायरमेंट अगर खराब हो रहा है तो फिर इकोनॉमी पे कैसे बर्डन पड़ता है। जैसे फ्लड्स की हम बात कर लेते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स में, ये सब कुछ चीजें हो रही हैं, हीट वेव आती है, कहीं वाइल्ड फायर्स लगती हैं, तो कैसे एक कंट्री की, एक स्टेट की इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट होता है, ये सब हम इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में पढ़ते हैं, इसको बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक करके। फिर है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जीएसए का अगर क्वेश्चन पेपर देखें, जीएसए 2025,
आप लोगों को देखिएगा कि इसमें हर जो सेक्शन, उन्हें 4 सेक्शन बनाए होते हैं, उसमें 3 सेक्शंस में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि जीएसए में एनवायरमेंट का एक अलग से टॉपिक है। आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अगर आप लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस में प्रिपेयर किया होगा, तो ये होता है कि आप लोग ना अच्छे जार्गन्स यूज करके एक सिस्टमैटिक या स्ट्रक्चर आंसर वहां दे के आते हैं। वरना अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन के कुछ कॉजेज बताएं, कुछ इफेक्ट्स बताएं, कुछ सॉल्यूशंस बताएं, तो आप सबका ना एक जैसा आंसर होगा। बहुत आप लोगों ने मिनिमम सा उसमें वो करना है कि सबके रिपीटेड चीजें होंगी। अब इन्वायरमेंटल साइंस में इस चैप्टर को पढ़ने से क्या होगा आप लोगों का, आप लोगों के पास एक क्वालिटी मटेरियल आएगा जो आपको बाकी बच्चों से वो अलग करेगा कि आप उस सब्जेक्ट को उस क्वेश्चन को एज अ इन्वायरमेंटलिस्ट एड्रेस करेंगे। सो एग्जामिनर को यही चाहिए आपके किसी भी एग्जाम में, सीएसएस का कोई भी एग्जाम है, आपको एक रिसर्च बेस्ड आंसर देना है वहां पे। वो सिंपल आपसे एयर पोल्यूशन नहीं पूछ रहा। अब सिंपल सिंपल लिख के आएंगे तो वो सिंपल सिंपल मार्क्स देगा आपको, ठीक है। देन हम आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज अगेन। अब क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है कैसे, ग्लोबल वार्मिंग हम इसमें पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया है अब, ठीक है, उसके ड्राइवर्स क्या हैं, ये आपको करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसको अडेप्ट करने की क्या टेक्निक्स हैं और उसको मिटिगेट कैसे करना है, उसको कम कैसे करना है। अभी आप लोग देखिए जो बजट आया था पाकिस्तान का, सीएसएस ये सॉरी बजट 2025 का, तो उसमें उन्होंने एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए भी बजट एलोकेट किया है। तो स्टेट लेवल पे भी इस पे बात की जा रही है और इसके लिए काम किया जा रहा है। अब आप देख लें कि फ्लड्स जो आए, तो हम इन्हीं पे उस टॉपिक में, अगर आपके पास फ्लड का क्वेश्चन आता है तो वो इसी से ओरिएंटेड होगा। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में हम जितने भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स हुए या पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हैं या लॉज हैं, उसको हम देखेंगे। ये भी कोई इतना ज्यादा नहीं है, और ये इसमें से ना एक क्वेश्चन आता होता है आप लोगों का सिर्फ। तो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चैप्टर भी नहीं है, बहुत इजी सा है। कुछ लोग ना पता है क्या करते हैं, वो सिलेबस देखेंगे और वो कहेंगे ये इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, ये तो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं अपनी सीएसएस की, और तीनों में मैंने इन्वायरमेंट ऑप्ट किया, क्योंकि मेरी एक तो मेरी इसमें डिग्री थी, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने इन्वायरमेंट ऑप्ट किया था, सो आप लोग को तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी तो इसमें डिग्री थी। तो मैंने एक वीक में पेपर से पहले इसको गो थ्रू किया, इसके सिलेबस को मैंने खोला, अच्छा अच्छा ये चीजें हैं। और मैं बस एक दफा पढ़ के 3 या 4 क्वेश्चन चैप्टर्स प्रिपेयर करके मैं दे आई थी, और लकीली पेपर वहां से मेरा हो गया, और अच्छे ये 74 मेरा स्कोर आया उसमें। तो मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया था, एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स। कहने का मकसद ये है कि आप लोग इसमें से कुछ चीजें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पे क्रैश कोर्स का, सुपर सेशन का यही मकसद है कि हमने सब चीजों को लेके चलना है, और मैंने वो चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से करानी है जिनके 99% होंगे, ठीक है, चांसेस। और अब मेरे पास सारा डेटा है, सारे मेरे पास सैंपल टेस्ट हैं, सब कुछ है, क्योंकि मेरे ये 2 ऑलरेडी बैच हो चुके हैं इसमें। इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ये इसी तरह जैसे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का है वैसे ही ये चैप्टर है, ओके। मोर और लेस सारे जो सीएसएस के एग्जाम है उनका यही पैटर्न होता है कि 20 मार्क्स के यहाँ पे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल वो जीएसए के अलावा सबका यही एक पैटर्न है, 80 मार्क्स का इसमें सब्जेक्टिव आएगा। तो आप लोगों ने 20 मार्क्स ईच के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें। अच्छा, ये हम यहाँ पे अब देखने में आप लोगों को एक पास पेपर शो करवा रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्ट है पाकिस्तान का या इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, उससे एक क्वेश्चन आ जाता था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी आप इसको स्किप करें, आगे हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। डिस्कस इन डिटेल द क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज कीपिंग इन व्यू द क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान। सो आप देखें, क्या ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग 2026 में अटेम्प्ट देंगे, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है ये, आपका क्लाइमेट का लाजमी वो होगा, हाईलाइट होगा यहाँ पे।
जो आपके कंपल्सरीज हैं। ओके, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन? बहुत इजी है। कैसे प्रिपेयर करना है मटेरियल, अप टू डेट जो डेटा है, रिसर्च बेस्ड जो फिगर्स हैं वो मैं आपको दूंगी। ये आप लोगों का बहुत अच्छा इसमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। सस्टेनेबल अप्रोचेस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इजी टॉपिक है। आप लोगों को मैं इसलिए से क्वेश्चन ब्रेक डाउन करवा रही हूँ कि अगर आप लोगों के जहन में ये चीजें हैं कि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। आज के ओरिएंटेशन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप इसको इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? प्लांट्स एंड ये जो एनिमल स्पीशीज हैं, ये सब कुछ इसमें आता है, फ्लोरा फाना। ये क्यों इसका लॉस हो रहा है, क्या है इसका इम्पैक्ट? फिर आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवरऑल क्या होती है? अगर फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा दी हमने, इंडस्ट्री लगा दी, अब वो इन्वायरमेंट को ही खराब कर रही है, तो ये तो एक सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। कि कल को क्लाइमेट चेंज में उस इंडस्ट्री का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का उसमें रोल है, तो क्या होगा? आपके जो इन्वायरमेंट, आप जैसे पाकिस्तान की आप एग्जांपल लें कि पाकिस्तान में कहते हैं ना कि लेस देन 1% पाकिस्तान का रोल है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। येट पाकिस्तान सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, टॉप 5 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में आ रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ में कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ में जो कंट्रीज आती हैं वो सारी आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें आप यूएस की एग्जांपल, अमेरिका की एग्जांपल ले सकते हैं, यूएसए की, यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल। और जो ग्लोबल साउथ में कंट्रीज हैं वो ज्यादा इससे उनकी डेवलपमेंट से यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो इसी वजह से हो रहा है कि वो लोग जो डेवलपमेंट कर रहे थे इतने अरसे से, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं थी। तो उनमें जो कार्बन, अब पाकिस्तान का जो नेबरिंग कंट्री है, सेकेंड मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी, चाइना की मैं बात करूँ, तो आप चाइना को देखेंगे, चाइना का मोर देन 20% रोल है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। पाकिस्तान बिल्कुल उसका नेबरिंग कंट्री है, तो पाकिस्तान उससे अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, और उसके एसडीजीज के बारे में पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। सॉरी क्लास, मुझे आज स्मोक अफेक्ट की हुई है, तो मेरी आवाज भी थोड़ी सी डाउन है इस वजह से, तो इसमें थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिएगा। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल जो आप लोगों का है, ये क्या होता है? एक बस सिंपल सा आप कह, प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, एक अज़म किया गया, एक प्रोटोकॉल किया गया कि हमने इनको कम करना है डेवलप कंट्रीज ने, तो सिंपल सी चीज है। अच्छा, मैं इसको बता क्यों रही हूँ? जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सब्जेक्ट भी अक्सर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। बताने का मकसद ये है कि ये आप लोगों का कहाँ पे आ रहा है, जीएसए में दोनों टॉपिक्स हैं। जो आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर है, ऑप्टिकल फाइबर्स, वहाँ पे ये जीआईएस भी है, क्योटो प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है, आपके सिलेबस का पार्ट है। और मॉन्ट्रियल एक और प्रोटोकॉल है, वो भी। तो ये सब आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे, इसमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। यहाँ पे आप देख लें, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज का पूछा हुआ है क्वेश्चन। डिस्कस करने का मकसद ये है कि अभी आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चंस कितने सिंपल आते हैं। अच्छा, फिर आप ये इस क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 4, मेन कॉजेज ऑफ स्मोक इन पंजाब, समराइज द इफेक्ट ऑफ की meteorological factors on dispersion of pollutants in atmosphere। तो 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि स्मोक कितनी ज्यादा स्मोक है पंजाब में। पिछले साल आप लोगों ने इससे रिलेटेड हेल्थ जो सेक्टर है उस पर भी इम्पैक्ट देखा। तो आप लोग वहाँ पे जो ऐसे प्रिपेयर कर होते हैं, वहाँ पे आप लोग सब ये केस इन पॉइंट्स भी तैयार करते होते हैं। ठीक है, तो ये स्मोक इजी है, आप लोगों का चैप्टर है स्मोक क्या होती है। फिर उसके पाकिस्तान, पंजाब ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। अगर आप लोग अभी इंस्टाग्राम या फिर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग ने देखा होगा कि जगह जगह ये वीडियोस लगाई हुई हैं कि लाहौर में या फिर ये स्मोक गन्स जो इंट्रोड्यूस हुई हैं, और इस पे भी बात की जा रही है कि जो स्मोक गन्स हैं, ये क्या वाकई में स्मोक कंट्रोल करेंगी, या इसका क्या आप लोगों के नज़दीक कितनी ये बेनिफिशियल या इकोनॉमिक फ्रेंडली है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी का यूज़ हो रहा है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि इससे पाकिस्तान ऑलरेडी वाटर स्कार्स कंट्री है, तो अगर आप स्मोक को कंट्रोल कर भी रहे हैं, तो आप वाटर का कितना इसमें ज़्यादा कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसमें भी हम आगे देखेंगे जब हम ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को तैयार करेंगे। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, यही ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है सारा। ड्राइवर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जैसे मैंने अब आप लोगों को पिछले इसमें बताया कि यहाँ पे आया हुआ है क्लाइमेट चेंज का कि मिटिगेशन और एडेप्टेशन, तो ये रिपीट भी होती हैं चीजें, अक्सर टॉपिक्स रिपीट होते हैं आपके। तो यहाँ पे इन्होंने इंडिकेटर्स बता दिए क्लाइमेट चेंज के, क्लाइमेट चेंज किन किन चीजों की बेस पे हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात भी क्लियर करना चाहूंगी, आप लोगों के पास एक ऐसे की आउटलाइन आती है कि इस क्लाइमेट चेंज रियल या क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, इसके आप बताएं सॉल्यूशन, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, मैंने कुछ इवेलुएट भी की चीजें, और जब मैं खुद भी प्रिपेयर कर रही थी तो हमारे मेंटोर्स ने भी हमें ये चीजें पॉइंट आउट की। आप लोग लिख देते हैं जो क्लाइमेट चेंज के कॉजेज होते हैं उनको आप बना देते हैं उसकी मैनिफेस्टेशंस, कि वो इंडिकेटर्स हैं। ऐसे नहीं होता, ये आप लोग जब क्लाइमेट चेंज का मैं आप लोग चैप्टर प्रिपेयर करवाऊंगी वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये हम किन बेसिस पे कहते हैं, और जो कॉजेज होते हैं वो चीज अलग है, ठीक है। हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका आप किस बेस पे कहेंगे कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कुछ ना जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको कॉजेज बना देंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने वाली चीज है। ओके, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है ये भी, ये आप देखेंगे बड़ा इजी सा 10 मार्क्स का इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी। तो ये कुछ भी नहीं है, बस इसमें कुछ चीजों के फॉर्मेलिटी है एक किस्म की, आप ये बात कर लें। फिर ये जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इन्वायरमेंटल जो गवर्नेंस है उससे एक क्वेश्चन ही आता है, ये EIA दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था कि कैसे कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट लगाती है, आप मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, तो वहां पे ये ऐसे नहीं होता कि सिर्फ आपने सोचा या अप्रूव करा लिया, इसके लिए प्रॉपर एक बॉडी बैठती है जो ये क्या काम करेगी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी इस पूरे प्रोजेक्ट की। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं इसमें, बस यही एक चीज है। बहुत सिंपल टॉपिक है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के चैप्टर से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आगे हम आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स पे। तो इसमें ये कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 4 का आ जाता है या 6 का, लेकिन अब बैक टू बैक 3 ईयर से हो रहा है कि वो 10 मार्क्स का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना 10 ईच, यहाँ पे इस तरह से आता है जो लास्ट क्वेश्चन है। तो वेटलैंड्स क्या है, ओजोन डिप्लीशन, डेजर्टिफिकेशन, अभी भी आप लोग लिख लेंगे इसको अगर जनरल आप लोगों ने लिखना है। लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर प्रिपेयर करने का क्या मकसद है, आप लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है, कुछ जार्गन्स यूज करने हैं, कुछ रिसर्च बेस्ड डेटा उसमें इनपुट करना है, तब आपका पेपर एक स्टैंड आउट करेगा। जहां डायग्राम की जरूरत है वहां बनानी है, ऐसे नहीं कि अपने जो पेपर को डायग्राम से फ्लडेड कर देना, ऐसे नहीं है। इसमें सिंपल आप लोग एक लेके चले, मैंने कोई डायग्राम से बनाई थी, 1 या 2 क्वेश्चन में बनाई होंगी आप लोग, स्कोर तो आप लोगों के सामने ही है कि कोई इससे इतना इम्पैक्ट नहीं होता। लिखने जो चीजें हैं वो बस आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये भी, अब ये देखें बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, बायोडाइवर्सिटी अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ग्लोबल वार्मिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए, या ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके लिए किया गया था। यूट्रोफिकेशन, अब आप देखेंगे ये पता नहीं क्या कंसेप्ट होगा, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इसका नेम थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा अगर कोई इसके बैकग्राउंड से नहीं है, प्लांट्स या फिर इन्वायरमेंट के। तो कैसे जो कोई वाटर बॉडी है जब वो पॉल्यूट होती है तो वहां पे आप देखते हैं ना कि ग्रीन कलर की एक एलजी लगी है पूरे उस, कोई नदी है, कोई तालाब है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, और उससे नीचे जो जितनी भी लाइफ है या फिश किल हो जाता है वो, ये कंसेप्ट है एक सिंपल सा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों के 20 मार्क्स यहाँ पे इजीली इस तरह से बन जाते हैं, कुछ चीजें बहुत रिपीट होती हैं। ओके, अब हम, मैम एक क्वेश्चन था। जी, अभी जो मैंने आप लोगों से, मैं हम लेक्चर की तरफ आते हैं, इसको मैं जल्दी से वाइंड अप करती हूँ। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया, आप लोग एक
जनरल जब लिख देते हैं ना पेपर को, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर क्रिमिनोलॉजी है फॉर एग्जांपल, वो आपसे क्राइम की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, आप लोग सिंपल बता देंगे कि क्राइम जो होता है वो कोई इलीगल एक्टिविटी है जो कि स्टेट वो कहती है। ये इससे आपको क्रिमिनोलॉजी या क्राइम की डेफिनेशन नहीं जस्टिफाई हो जाती जब तक आप उस डेफिनेशन को किसी चीज से ऑथेंटिकेट करें, ठीक है, जो उसके लिए एक लीगल बॉडी बनी है, या उसको कोर्ट करें। तो इस तरह से ना आप एक जनरल चीज को कैसे उसके उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज बनाते हैं, जेनेरिक से स्पेसिफिक आंसर की तरफ आया करें, चाहे वो कंपल्सरीज हो। और स्पेशली पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर्स का पेपर, उसमें आप लोग, मैं कुछ चीजें देख रही होती हूँ पेपर्स में बच्चों की, तो वो बड़ा जेनेरिक लिख रहे होते हैं, तो ये आप लोगों ने नहीं करना। और यही कुछ आप लोगों ने देखा हो ना, होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अक्सर लोगों के ज्यादा मार्क्स क्यों आते हैं? एक तो कुछ उनका इंटरेस्ट होता है, कुछ की डिग्री होती है, और जिनकी नहीं होती वो क्या काम कर रहे होते हैं, वो उसको ऐसा पेपर बना के देते हैं कि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि ये इस सब्जेक्ट का माहिर है या इसका एक्सपर्ट है। आप लोगों ने इस तरह से इसको एनवायरमेंटल साइंस को करना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पोल्यूशन की एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो डायग्राम्स जहाँ पे जरूरत है वहां बनानी है, केस स्टडीज डालनी है, ये सब आप लोगों को कहीं से भी गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैंने इसको प्रिपेयर किया था अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में, तो मुझे ये चीजें इकट्ठी करने में बहुत टाइम लगा था, डिफरेंट आर्टिकल्स मैंने पढ़ने होते थे और इस तरह से, क्योंकि मैं बुक पे रिलाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि बुक एक एक बुक जो होती है ना, वो आप कह लें कि सबका ना सिमिलर रेसिप्रोकेट हो रहा होता है आंसर। तो आप लोगों ने 2022 की अगर अटेम्प्ट देखी है, सॉरी 2022 की, अब उन्होंने एफपीएससी ने रिपोर्ट पेश की है, उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट में, आप जो सबका जो आंसर है ना वो मोर और लेस सेम है। तो ये चीज नहीं करनी है आप लोगों ने, अपना आंसर कैसे स्टैंड आउट करने बाकियों से। तो ये चीज होती है कि केस स्टडीज डालें, क्रैम ना करें चीजों को। चीज है जहाँ पे उन्होंने नहीं भी पूछा ना, आप उसको पाकिस्तान स्पेसिफिक एग्जाम्पल दें, पाकिस्तान से उसको रिलेट करें, जहाँ पूछा है वहां तो आप लोगों ने बताना ही है। फिर जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं आप लोगों के, वो हर जो सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप ये देख लें कि 12 सब्जेक्ट के आप इसमें ऐसे में नहीं होंगे एमसीक्यूज, बाकी सब में है, तो उसकी कितनी ज्यादा वेटेज बन जाती है। ऑप्शनल में अगर आपके यहाँ पे 18 मार्क्स आ जाते हैं एमसीक्यूज में, अबव 15 आ जाते हैं, आप लोगों का खुद ही स्कोर जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो एमसीक्यूज इसके मैं करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, जब आप लोग कोर्स कर लेंगे आप लोगों को सारे एमसीक्यूज खुद ब खुद आते होंगे। ओके, रिकमेंडेड सोर्सेज पे आते हैं। जी जी, अशरफ, लोकल सोर्सेज से करना प्रिपेयर सेफ है, बिल्कुल है, ये बुक मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ना, अभी जो बैच 1 और बैच 2 का रिस्पॉन्स रहा है, आप लोगों ने रिव्यूज भी पढ़े हों, अगर नहीं पढ़े तो मैं बता भी देती हूँ कि उन सब ने ये कहा कि मैम आपकी जो स्लाइड्स है ना, उन उसके अलावा वो इतनी कम्प्रीहेंसिव है, जिनके पास ये बुक भी थी ना, क्योंकि मैंने यहाँ इस बुक को भी कहीं ना कहीं कोट किया है वहां पे, तो ये नहीं है कि मैंने सिर्फ आप लोगों का ये है कि बुक ना, अब ये वो हो गई है कि सबके पास ये बुक है, ठीक है। आप लोगों ने रखनी है, जिसको सेफ साइड के लिए एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे पास बुक होनी चाहिए, कुछ लोग होते हैं इस तरह के, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, आप लोग ये बुक ले सकते हैं, बुक अच्छी है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी कि कैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं और आप लोगों को कैसे अप टू डेट रहना है। ये बुक है फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले की या 3 साल पहले की, उसको एडिशन नया आया होगा, लेकिन वैसे तो ये बुक 2016-17 में आ गई थी, पब्लिश हो गई थी। तो अब देखेंगे आप लोगों ने कैसे उसमें रिसेंट आर्टिकल्स डालने हैं, वो आप लोगों को स्लाइड से मेरी मिल जाएगा सारा डाटा, ठीक है। जैसे ये कुछ मैंने पेपर्स लिख दिए हैं, तो खुद जिसने कुछ लोगों को शौक होता है खुद से प्रिपेयर करने का या पढ़ने का, आप लोग कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज ये सारी जो केस स्टडीज हैं वो मेरी स्लाइड्स में हैं। फिर कुछ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स होती हैं, ये आप लोगों ने ऐड कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह की जो चीजें ऐड करेंगे, ये एक साइंटिफिक चीज बन जाती है इन दोनों से, आपका जो आंसर है वो जेनेरिक नहीं रहता। ओके, अब मैंने जितना आप लोगों को ये एक ब्रीफ किया है ओरिएंटेशन के हवाले से, अब मैं आप लोगों से एक ब्रीफ सा आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग टेस्ट लूंगी। तो पार्टिसिपेट कीजिएगा, अगर कोई
बल्कि आप लोगों ने माइक ऑफ नहीं करना, माइक ऑन नहीं करना, आप लोगों ने मुझे चैट में बताना है। 2 कॉजेज़ बताएँ एनवायरमेंटल चेंज के। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों को अभी हो जाएगा अंदाज़ा अगर कोई कह रहा है कि हम कैसे एनवायरनमेंट को ऑप्ट करें, एनवायरमेंटल साइंस को। अभी आप लोगों के सामने ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, डेज़र्टिफ़िकेशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल। इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन्स पे? ये बताएँ आप, इसके एक-एक सब बता दें। जी, स्किन रिलेटेड, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट, ठीक है। इकोनॉमी का इम्पैक्ट आता है। ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होती है, माइग्रेशन पैटर्न्स, पॉवर्टी, ठीक है। 3 वेज़ टू कोप विद एनवायरमेंटल चेंज, प्रैग्मैटिक सॉल्यूशंस बताएँ। ठीक है, रिफ़ॉरेस्टेशन है, इसमें एफ़ॉरेस्टेशन है, बिल्कुल मिटिगेशन, गुड, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो देखें आप लोगों ने कितना अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको ऑप्ट करने से आप लोग घबराएँ। आज के सेशन का मकसद भी यही है कि अगर किसी का कोई डाउट है कि हमने एनवायरनमेंट को इस टाइम पे जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, एक शॉर्ट टाइम है, एमपीटी सर पे है, उसके बाद सबकी दौड़ें लग जाएँगी कि हम टेस्ट सेशन जॉइन कर लें और आप लोगों का फिर भी एक सब्जेक्ट या किसी के 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं और कुछ लोगों का तो अभी यही डिसाइड नहीं हुआ कि हमने कौन-कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं। कुछ लोगों के 2-2 रहते हैं कि हमने चूज़ करना है। तो मोस्टली का एक भी रहता है कि एक अभी तक वो चूज़ नहीं हुआ कि हम कौन-सा सब्जेक्ट करें, तो आप लोग ये ईज़िली कर सकते हैं।